मुंबई में चुनाव है। ये मुंबई का चुनाव है, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। 74,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट। ये बजट देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनके बजट से भी ज़्यादा का बजट है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि बीएमसी में उनकी सत्ता काबिज हो, क्योंकि जब यहाँ के प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, जब यहाँ के सत्ता की बात की जाती है, तो एक रास्ता बीएमसी के इन दफ्तरों से भी होकर गुजरता है जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बीएमसी के इस दफ्तर में काम कैसे होता है, मुंबईकरों के जीवन से जुड़े हुए जो अहम फैसले हैं वो कैसे लिए जाते हैं। रास्तों के गड्ढे हों, करप्शन हो, पॉल्यूशन हो, पॉपुलेशन हो, इन सभी चीज़ों पर बात कहाँ पर होती है। जिस 15 जनवरी के चुनाव को लेकर इतने सालों से नगर सेवक और जो कॉरपोरेटर्स तैयारी कर रहे हैं वो असल में कहाँ बैठते हैं, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इतने दिनों तक एक साथ नजर नहीं आते थे, आज उस बीएमसी की सत्ता को पाने के लिए एक साथ नजर भी आ रहे हैं, बैठ के भी कर रहे हैं। तो ऐसी सत्ता दिखती कैसी होगी, अंदर से ये दफ्तर कैसा दिखता है, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और आज इंडिया टीवी की टीम आपको उन दफ्तरों को दिखाएगी, उस हेरिटेज बिल्डिंग को दिखाएगी जहां से मुंबई के लोगों के लिए फैसले लिए जाते हैं। एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव हैं, और उस चुनाव से पहले हम आपको सीधा उस हेरिटेज साइट के अंदर लाए हैं जिसको लेकर इतनी राजनीति महाराष्ट्र में गरमाई हुई है कि लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है, और जब साल 2022 से लेकर अब तक यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, कोई नगर सेवक नहीं है, तो ऐसे में मन में सवाल उठता है कि यहाँ का कामकाज चल कैसे रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानकारी दे दें कि फिलहाल यहाँ के पूरे कामकाज का जिम्मा एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आयुक्त के ऊपर है, कमिश्नर के ऊपर है, जो फिलहाल भूषण गगरानी है। उसके पहले इकबाल सिंह चहल के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, और उसके पहले यहाँ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जो कि यूपी टी गुट की नेता हैं वो थी। तो ऐसे ये पूरा क्रियान्वयन चल रहा था, और जो भी नगर सेवक चुनकर आते हैं वो उसे एक तरीके से आप समझिए कि इसे मंदिर मानते हैं, क्योंकि यहीं से मुंबई के लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं मुंबई की परेशानियों की, जब भी कोई परेशानी होती है, चाहे आग लगती है, चाहे बारिश में कहीं मुंबई में पानी भर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जिसे कोसने का सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वो है बीएमसी। जिससे सवाल पूछे जाते हैं मुंबई को लेकर वो है बीएमसी, और इसी बीएमसी के चुनाव हैं। और इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है ये हेरिटेज बिल्डिंग, जिसे 1888 में एक अंग्रेज़ द्वारा इसके डिज़ाइन को तैयार किया गया था। गूगल पे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि इसे बनाने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने इसे पूरी तरह से डेवलप किया, वो एक मुंबईकर था। और यहाँ जब हम यहाँ काम करने वाले लोगों से, हेरिटेज साइट के लोगों से जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट का पूरा काम मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों ने ही किया था। और जिस तरीके से ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बिल्डिंग है। तो उस हेरिटेज साइट को बनाना, और पूरे इतिहास को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश मुंबई पर कब्जा करके बैठे हुए थे, और किस तरीके से वो इस पूरे मुंबई को पहले तो इसे आप भी जानते हैं कि जो सीएसटी स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, वो विक्टोरिया टर्मिनस था, और यहाँ भी धीरे धीरे डेवलप हुआ। 1888 में जब इसकी नींव रखी गई, जब ये बनकर तैयार हुआ 1893 में, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। और ये आइकॉनिक बिल्डिंग जो आप कई बार तस्वीरों में देख चुके हैं, तो वहाँ चुनाव है, और उस चुनाव में आपके यानी कि मुंबई के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि चुनकर यहाँ आएंगे, और वो सीधा सरकार से जोड़ने का काम करते हैं लोगों को, मुंबई के लोगों को। और इसीलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के कई राज्यों से ज़्यादा का बजट इस बीएमसी का अकेले है, और इसीलिए ये सवाल भी लोगों के मन में है कि जो भी यहाँ पर कामकाज होता है वो कैसे चलता है वो आपको बताएं। और इसीलिए मैं और मेरे कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया यहाँ आए हैं और आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ का पूरा कामकाज कैसे चलता है। सर, आप इस वॉल के बारे में कुछ बता रहे थे। ये जो दीवार है बहुत महत्वपूर्ण दीवार है, क्योंकि यहाँ पे जो इस बिल्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको इन्फॉर्मेशन प्लग बोलते हैं, इसको लगाया गया है। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरुआत हुआ, वहाँ पे लिखा है। जैसे 31 जुलाई को उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, और जब कंस्ट्रक्शन जो शुरुआत हुआ था वो 25 अप्रैल 1889 को शुरुआत हुआ था। तो 4 साल के पीरियड में इस बिल्डिंग को, इमारत को बनाया गया था।
तो वैसे अगर इसकी भव्यता देखें तो ये 4 साल बहुत मतलब ऐसा है कि छोटा समय लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 साल में बहुत सारी चीज़ें हम आजकल के दुनिया में नहीं कर पाते, बट 4 साल के दौरान ये कर पाए। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका खर्चा जो हुआ था बड़ा दिलचस्प है सर वो अमाउंट। सो जो अमाउंट है आप देखेंगे कि 11,88,000 मतलब 11,88,000 का जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, ये एस्टिमेटेड अमाउंट था, और जो एक्चुअल खर्चा था वो 11,19,000 है। मतलब इसका अर्थ ये है कि इस बिल्डिंग को बनाते वक्त एक्चुअल में इतनी बढ़िया तरीके से प्लानिंग की गई थी और उसका एग्जीक्यूशन इतना बारीकी से किया गया था कि वहाँ पे एक्चुअल में सेविंग्स हुई। जबकि हम देखते हैं कि अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स करो, भले गवर्नमेंट की बात करो या फिर कहीं पे भी, कॉस्ट एस्केलेशन होता है और मल्टीपल टाइम्स कॉस्ट एस्केलेशन होता है। पर यहाँ पे उनकी प्लानिंग की दाद देनी पड़ेगी कि वो एक्चुअली सेविंग्स में वो प्रोजेक्ट हुआ, तो इतना एक्यूरेट वो प्लानिंग था उस समय का, तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है। हम बीएमसी के उस आइकॉनिक साइट पर हैं जिसके लिए बाहर अपने आप में चुनौतियां चल रही हैं, इलेक्शन है, माहौल है, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये जानेंगे कि आज हमें आप क्या दिखाने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है ये इसको 130 साल हो चुके हैं और ये बिल्डिंग का एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है और इसका यूनिक इतिहास है, और इसमें इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे जगह है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं उनका महत्व, तो वो सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। किसने बनाई थी इस बिल्डिंग को? ये बिल्डिंग को जो डिज़ाइन है वो F.W. स्टीवंस करके जो आर्किटेक्ट है उन्होंने बनाई थी, और इस बिल्डिंग का उद्देश्य यही था कि ये एज अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब सिटी को सर्व करने के लिए जो बॉडी होती है उस पर्पस से ही ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। एंड वो 1889 मतलब 1889 को उसकी शुरुआत हुई थी कंस्ट्रक्शन की, और 1893 में उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। अब देखिए, जो हम अंग्रेज़ों को लेकर कहते हैं कि मुंबई को उन्होंने बहुत बखूबी डेवलप किया था, विक्टोरिया को जिस तरीके से उन्होंने ये मुंबई दी, उसके पहले इसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया, और उसी का बेहतरीन नमूना और उदाहरण बीएमसी की ये हेरिटेज साइट है। हम सुदर्शन जी के साथ जाएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया, डेवलप किया गया, और कैसे मुंबई के लोगों के लिए यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बीएमसी की हेरिटेज साइट बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरती से बनी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी सर? आप जो अमाउंट बता रहे थे, सुनने में बड़ा लग रहा है कि इतनी बड़ी साइट इतने कम अमाउंट में बन गई। अमाउंट बताएं और उसकी प्लानिंग बताएं। अमाउंट तो उसका 11,19,000 उसकी जो एक्चुअल खर्च लागत लगी थी बनाने में। तो अभी के ज़माने में अगर उसके कॉस्ट देखें तो हमें एक्चुअली वो इन्फ्लेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितनी हुई, बट ये हमें समझना है कि उसकी डिटेल जो प्लानिंग थी इतनी एक्यूरेट थी, ऑन पेपर प्लानिंग बोलते हैं, उसके साथ साथ जो एक्चुअल साइट एग्जीक्यूशन भी इतना एक्यूरेट था कि जो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें एक्चुअली सेविंग्स हुई, मतलब पैसे बचे। सो ये अमेजिंग चीज़ है। इस जो उस समय के कंस्ट्रक्शन जो मेथडोलॉजी थी वो इतनी अमेजिंग थी कि हमें एक्चुअली वो सीखनी वाली चीज़ है। ये बात कह सकते हैं कि बीएमसी की बिल्डिंग बनाने में ही खाली वो खर्चा था जिसमें एस्टिमेटेड खर्चे से कम खर्चा लगा है, बाकी जगह तो खर्चे ज़्यादा ही होते हैं। बहरहाल और क्या है सर यहाँ पर? अगर ये इंटीरियर पूरा देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये तस्वीर है, यहाँ पे बहुत सारे हेरिटेज के जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, चीज़ें हैं, वो ऊपर का हॉल है, बहुत ही बखूबी तरीके से ये तैयार किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केवल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रोल निभाया था, इसको सुंदर बनाया था, कुछ हमारे लोग भी थे। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली पहल की थी, और जो आर्किटेक्ट में मैंने बताया F.W. स्टीवंस, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इसको एक्चुअली एकदम एक्यूरेटली डिज़ाइन करने में। बट पेपर पे कितनी भी चीज़ें हम डिज़ाइन कर लें, जब तक उसको रियल लाइफ में उतार नहीं सकते तो उस डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं। बट जितने भी इंडियंस थे, मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान था उस पेपर से उसको रियल लाइफ में उतारने के लिए। जैसे 2 नाम मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहला नाम है कि राव साहब सीताराम खांडेराव। ये रेसिडेंट इंजीनियर थे उस समय के ब्रिटिशर्स के तरफ से, जिन्होंने इस बिल्डिंग को एक्चुअल में यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन उन्होंने किया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर थे व्यंक्यू बालाजी कालेवार करके, ये एक माथाडी कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए एक पर्सन थे, और उन्होंने ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, उनके टीम ने किया, एंड उतना एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन किया कि एक्चुअली उन्होंने सही समय पे और उसके कॉस्ट के अंडर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया।
सुदर्शन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे अपने लोगों के नाम बताए, क्योंकि गूगल पे जो भी इन्फॉर्मेशन हो कि इसको किसने बनाया, किसने उसकी नींव रखी, लेकिन इसे खूबसूरती से डिज़ाइन करने का काम जो इंडियन तरीका होता है या इंडो वेस्टर्न कह लीजिए, वो हमारे अपने लोगों ने ही किया था। ताजमहल कहते हैं कि किसी ने बनाया, किसी के लिए बनाया, लेकिन उसे भी बनाने का काम हमारे अपने लोगों ने किया था। 15 जनवरी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में चुनाव है। ये बीएमसी का चुनाव है और 16 जनवरी को जब फैसला आएगा तो ये निर्धारित करेगा कि फ़िलहाल इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं और जो खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं, यहाँ आपके प्रतिनिधि यानी कि कॉरपोरेटर्स बैठेंगे, आपके जीवन से जुड़े हुए फैसले लेंगे। और ठीक सामने आप ये जो कुर्सी देख रहे हैं, ये महापौर की कुर्सी है, खाली है। और इस वक्त महाराष्ट्र में इसी कुर्सी को लेकर कई चुनावी दावपेच चले जा रहे हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो 25 साल से अलग थे, वो एक हो गए इसी कुर्सी के लिए। इसी कुर्सी के लिए अजीत पवार अलग हुए और अपनी अलग राजनीतिक भूमिका निभाते हुए, महायुति में रहते हुए मुंबई चुनाव में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस चुनाव में हमें देखने को मिली। और चूंकि अब 2022 के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, कई कारणों से चुनाव डिले हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और उसके बाद चुनाव लेने का फैसला किया गया। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर इस पूरे शहर की जिम्मेदारी देख रहा है, लेकिन जल्द ही मुंबई को उसका नया महापौर मिलेगा और वो किस पार्टी से होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। सभी पार्टियां का अपना अपना दावा है, सभी पार्टियों के अपने अपने गठबंधन हैं और उसके बाद जब 16 जनवरी को नतीजा आएगा तो मुंबई का किंग कौन, ये अपने आप सभी के सामने आ जाएगा। फिलहाल इस वक्त हम बीएमसी ऑफिस के अंदर हैं। 16 जनवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद जो ये आप खाली कुर्सियां देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपके प्रतिनिधि बैठेंगे और मुंबई करों का जो फैसला होता है, मुंबई से जुड़ी हुई समस्याओं का जो फैसला होता है, वो यहीं से लिया जाएगा। और तब 227 इलेक्टेड मेंबर्स और उनके मैजिक फिगर के बाद जो 114 से ज़्यादा सीटें जिनकी चुन के आएगी, उनका मेयर भी यहाँ बैठेगा और यहाँ से वो सारे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इस हॉल का भी अपने आप में महत्व है, क्योंकि जब हमारे सुदर्शन जी हमें बता रहे थे तो उन्होंने बताया साल 2000 में यहाँ पर आग लगी और उसी के बाद इनका डिपार्टमेंट जो है वो खोजा गया, हेरिटेज डिपार्टमेंट बना। यहाँ पर जो तस्वीरें भी लगी हैं, जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं विजेंद्र भदौरिया, वो भी आपको दिखा रहे हैं कि ये सारी की सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर। उसके ठीक ऊपर आपको एक पग भी नज़र आ रही है, उस पग का महत्व भी हम सुदर्शन जी से ही जानेंगे। सर, इस हॉल के बारे में बताइए, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए और इस पग के बारे में जो कहानी हम अभी आपसे सुन रहे थे, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये जो कॉरपोरेशन हॉल है, आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई कॉरपोरेशन हॉल इतना सुंदरता से बनाया गया हो। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले चीज़ यहाँ की सीलिंग, जो कि बर्मा टीक वुड से बनी है। और वहाँ पे आप जो कलर देख रहे हैं, पीला कलर देख रहे हैं, वो पीला कलर नहीं है, वो ये 24 कैरेट गोल्ड लीफिंग है। और यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के सुंदर नक्शीकार काम देख पा रहे हैं और जो गोल्डन कलर में, जो फिर से वो 24 कैरेट गोल्ड लीफिंग में है। और वो दिखाता है, दर्शाता है कि इस जो जगह थी, इस रीजन का फ्लोरा एंड फाउना, मतलब जो पक्षी थे, जानवर थे, वो रिप्रेजेंट करता है। और बहुत ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बस्ट है या फिर छोटी मूर्तियाँ हैं, जो 18 जातियाँ जो मुंबई में थी, जिन्होंने मुंबई को अपना बनाया और यहाँ पे अपना योगदान दिया, उनको वो दर्शाने वाली 18 जातियाँ हैं। और वो दर्शाने वाले यहाँ पे आप देख रहे हैं वो छोटी मूर्तियाँ हैं और उनका एक टर्बन है या फिर और वो हर एक टर्बन अलग अलग जातियों को दर्शाता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र देख रहे हैं। तो ये सभी ऐसे लोगों को की हैं जिन्होंने हमारे सिटी या फिर मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए, मुंबई को की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया। तो ऐसे लोगों के यहाँ पे चित्र यहाँ पे लगाए गए हैं। एक हादसा हुआ था 2000 साल में, कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी और ये पूरा हॉल जल गया था। तब सवाल आया कि उसको अपने पुराने रूप में लेके कौन आएगा, क्योंकि उस प्रकार की जो एक्सपर्टाइज थी वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल थी। तो फिर बाद में हेरिटेज डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और फिर हेरिटेज डिपार्टमेंट ने ये एज अ प्रोजेक्ट लिया। ये उनका पहला प्रोजेक्ट था और जो सिटी में जो एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स थे और कॉन्जर्वेटर्स थे, उनकी मदद से उन्होंने हुबहूब पुराने जो दस्तावेज थे उनको स्टडी करके हुबहूब ये कॉरपोरेशन को फिर से खड़ा किया। और यहाँ पे हर एक चीज़ जो डिज़ाइन है, हर एक मटीरियल है, जैसा पुराना था एग्जैक्टली वैसा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय का कॉरपोरेशन का और डिपार्टमेंट का।
सर आप पग के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि वोटिंग राइट्स लिमिटेड लोगों को दी गई थी, क्या थी वो कहानी? बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही कुछ लिमिटेड लोगों को वोटिंग राइट्स दी थी। जैसे कुछ मेंबर्स यहाँ पे खुद ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे और बस ऐसा है कि कुछ तो रिप्रेजेंटेशन आए लोगों को कुछ नाम के लिए, तो उन्होंने कुछ जातियाँ थी, 18 जातियाँ बोलते थे जिनको उन्होंने रिकग्नाइज़ किया था। वैसे जातियाँ तो बहुत थी पर 18 जातियों को उन्होंने जो इंपॉर्टेंट जातियाँ थे उनको रिकग्नाइज़ करके उनको वोटिंग राइट्स दी थी, ताकि कुछ लोगों का महत्वपूर्ण लोगों का कुछ योगदान रहे कॉरपोरेशन को चलाने में। जी बिल्कुल। देखिए ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेज़ों ने जो वोटिंग राइट्स दी थी, जैसा कि सुदर्शन जी ने बताया और जैसा कि डॉक्यूमेंटेड है, कुछ लोगों को ही वो वोटिंग राइट्स दी गई थी। ऐसे में ये 18 पग या जो पग यहाँ पर बने हुए हैं, ये उसका एक सिंबलिज्म है। और अब फिलहाल जो राजनीति चल रही है उसमें अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, जाति और धर्म के आधार पर बातचीत की जाती है, लेकिन कई लोगों का समावेश है मुंबई को डेवलप करने में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो वोटिंग राइट्स की हम बात कर रहे थे, बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। वो तस्वीर और भारत का संविधान सभी को वोट देने के राइट्स देता है। तो ये भी एक अपने आप में खूबसूरत बात है कि हमारा संविधान कितनी खूबसूरती से लिखा गया और जो पार्शियलिटी अंग्रेज़ों ने की वो हमारे साथ नहीं हुई। और ये भी खूबसूरत बात है कि देश की आर्थिक राजधानी में सभी का योगदान है और उसी के साथ सभी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं।